फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको पॉपुलेशन डेंसिटी है, जन्म दर है, मृत्यु दर है, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझा दिया था। तो इन कॉन्सेप्ट को समझाने के पीछे कारण यही था कि जब मैं आपको जनसंख्या के अलग अलग सिद्धांत समझाऊं तो आप इनको वैज्ञानिक तरीके से समझें। एक तो हो गया, मैंने कहा जन्म दर, तो आपने मान लिया जन्म लेने वालों की संख्या। लेकिन जब आपको इसकी वैज्ञानिक परिभाषा पता होती है कि जन्म दर एक्चुअल में क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, तब आप सिद्धांतों को भी वैज्ञानिक रूप से समझ पाते हैं। तो आज हम लोग माल्थस का जो जनसंख्या संबंधी सिद्धांत है, इसको देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि माल्थस के सिद्धांत में क्या विशेषताएं थी। इनका सिद्धांत देखिए, माल्थस से पहले भी जनसंख्या पे कई लोगों ने विचार रखे थे, लेकिन माल्थस का सिद्धांत कुछ मायनों में अलग था। जैसे कि माल्थस जो है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने जनसंख्या की समस्या को आर्थिक दृष्टि से देखा। देखिए, माल्थस से पहले भी बहुत सारे लोग हुए थे जिन्होंने अपने अपने विचार दिए थे जनसंख्या के ऊपर। लेकिन पहली बात है, इन लोगों के जो विचार थे वो व्यवस्थित और संगठित नहीं थे। और दूसरा, माल्थस की सबसे बड़ी बड़ी विशेषता है कि इन्होंने जनसंख्या को आर्थिक दृष्टि से देखा कि संसाधन और जनसंख्या के बीच में क्या संबंध है। किसी देश में उपलब्ध जो खाद्य संसाधन वगैरह है, वो जनसंख्या से किस तरह से रिलेटेड है, इस चीज को माल्थस ने समझाया। इसीलिए इनको बहुत ज्यादा नाम मिला पॉपुलेशन ज्योग्राफी में अपने सिद्धांत के लिए। तो 1798 में इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नाम से एक निबंध लिखा था और बाद में इसके 6 संस्करण प्रकाशित हुए। यानी कि बार बार इसको में चेंजेस करके और माल्थस इसको दुनिया के सामने रखते रहे। तो माल्थस के निबंध में दिए गए जनसंख्या संबंधी विचारों को ही माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहते हैं। तो इन 6 निबंधों में माल्थस ने जो अपने विचार रखे दुनिया के सामने, उसी को आज हम कहते हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। इस सिद्धांत को माल्थुसियन लॉ भी कहते हैं, जैव स्थैतिक दबाव सिद्धांत भी कहते हैं और जनसंख्या का निराशावादी सिद्धांत भी कहते हैं। निराशावादी सिद्धांत क्यों कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि माल्थस ने इस चीज को एस्टेब्लिश किया था कि जब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है तो प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आती हैं, यानी कि निराशाजनक घटनाएं होती हैं। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो घटनाएं होंगी वो निगेटिव होंगी, नकारात्मक प्रकार की होंगी। इसीलिए कहा गया कि जो माल्थस हैं वो जनसंख्या को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और इनका जो सिद्धांत है वो जनसंख्या का निराशावादी सिद्धांत भी कहलाया। देखिए, जब मैंने आपको मात्रात्मक क्रांति को पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि भूगोल में जो भी सिद्धांत होते हैं या जो भी मॉडल होते हैं, इनके पीछे कुछ पूर्व धारणाएं, पूर्व मान्यताएं आवश्यक रूप से होती हैं। तो जाहिर सी बात है, जो माल्थस का सिद्धांत है इसकी भी कुछ पूर्व मान्यताएं होंगी। पहले हम लोग इन पूर्व मान्यताओं को समझ लेते हैं। देखिए, माल्थस कहते हैं कि जो मनुष्य की काम वासना है वो यथास्थिर रहती है। यानी मनुष्य की हेल्थ चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, चाहे कहीं पे बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हो, रिच पीपल रहते हो, या लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो, सभी परिस्थितियों में जो मनुष्य की काम वासना है वो स्थिर रहती है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ये चीज गलत साबित हुई। जो अमीर लोग हैं उनकी काम वासना का स्तर अलग होता है, जो गरीब लोग हैं उनकी काम वासना का स्तर अलग होता है, क्लाइमेट का भी इसके ऊपर प्रभाव होता है। तो बहुत सारी चीजें जो है मनुष्य की काम वासना की स्थिति को निर्धारित करती हैं। फिर आता है काम वासना एवं संतानोत्पत्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है। यानी कि देखिए, माल्थस के समय में जो गर्भ निरोधक तकनीकें हैं उनका इतना विकास नहीं हुआ था। तो अब माल्थस को आज तो आप गलत कह सकते हैं, लेकिन उस समय में माल्थस सोच रहे हैं जब इन तकनीकों का इतना विकास नहीं हुआ था। तो इन्होंने कहा मनुष्य में जितनी ज्यादा काम वासना होगी उतने बच्चे जन्म लेंगे। तो उस समय के हिसाब से ये लॉजिकल बात है कि मनुष्य जितना ज्यादा सेक्स करेगा उतने ज्यादा बच्चों को जन्म देगा। लेकिन अगर आज के हिसाब से आप देखेंगे तो ये मान्यता गलत हो गई। तो जब हम इनकी आलोचना करेंगे या आलोचना को देखेंगे जब माल्थस की, तो हम लोग इस चीज को डिटेल में देखेंगे। फिर जीवन स्तर और जनसंख्या में प्रत्यक्ष एवं धनात्मक संबंध होता है। मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए भोजन आवश्यक है। बहुत ही नॉर्मल सी बात कही कि अगर मनुष्य को जीवित रहना है तो भोजन की आवश्यकता होगी। ये चीज अभी भी हम झुठला नहीं पाए हैं और शायद कभी भी झुठला नहीं पाए। और देखिए, फाइनल बिलीव जो माल्थस का था कि कृषि में भी उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन डिके। अब देखिए ये क्या है।
मान लीजिए आपके देश में जो जमीन है वो उतनी ही रहने वाली है जितनी है, इसे बढ़ाने का कोई लॉजिक या कह लीजिए कोई तरीका नहीं है। तो आप क्या करेंगे, श्रमिकों की संख्या बढ़ाएंगे, उर्वरक का उपयोग बढ़ाएंगे, कीटनाशक का उपयोग बढ़ाएंगे। इस सब से क्या होगा, प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले 1 क्विंटल होता था तो 2 क्विंटल होने लगेगा, 3 क्विंटल होने लगेगा। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जिसके बाद प्रोडक्शन उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा। पहले मान लीजिए बहुत तेजी से बढ़ रहा था, अब क्या होगा, पहले 2 से 3 हुआ था, अब मालूम हुआ 3 से केवल 3.5 हुआ, यानी थोड़ा ही बढ़ा। और फिर जब अगली बार में आपने इनपुट बढ़ाया तो मालूम हुआ 3.5 से केवल 3.7 ही तक पहुंचा। यानी बढ़ तो रहा है प्रोडक्शन, लेकिन अब उतनी ज्यादा रफ्तार नहीं रह गई है। तो ये उत्पत्ति ह्रास नियम है, माल्थस ने कहा कृषि में ये लागू होता है। अब देखिए इस चीज को माल्थस ने क्यों कहा। माल्थस का कहना था कि अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्शन यानी उत्पादन भी लगातार बढ़ता जाएगा। माल्थस ने कहा एक ऐसी सीमा आ जाएगी जिसके बाद उत्पादन को बढ़ा पाना संभव नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसी पूर्व धारणाएं, पूर्व मान्यताएं हो गई जो माल्थस के द्वारा अपने सिद्धांत के संदर्भ में दी गई। अब देखिए हम लोग जनसंख्या सिद्धांत को समझने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले इसे मैं आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा, और ये जो फ्लो चार्ट है इसे आप याद कर लीजिए, एग्जामिनेशन में बनाकर आइए। इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है आपके आंसर के ऊपर, आपको निश्चित रूप से ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। तो देखिए माल्थस अपने जनसंख्या सिद्धांत में पहली चीज कहते हैं कि जो जनसंख्या है वो गुणित अनुपात में ज्यामितीय दर से बढ़ती है। जैसे आज अगर जनसंख्या 1 है, अब इसको आप 1 लाख मान सकते हैं, 1 करोड़ मान सकते हैं, तो कल कितनी हो जाएगी, 2। 2 के बाद कितनी होगी, डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा, 3 नहीं होगी, 4 होगी। और 4 के बाद कितनी होगी, 5 नहीं होगी, 6 नहीं बल्कि 8 हो जाएगी। तो आप क्या देख रहे हैं, 2 के गुणे में बढ़ रहा है। 1 से 2, 2 से 2 गुणा किया 4, 4 में 2 गुणा किया 8, और इसके अगले दिन कितनी होगी, 16 होगी। इसी तरह से 16 से 32, 32 से 64, और ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये 128, 64 से 128 और 128 से 256, इस अनुपात में बढ़ेगी। अच्छा, अंकगणितीय दर से खाद्य सामग्री बढ़ती है, यानी कि जो हम लोग भोजन हम लोगों को जीवित रहने के लिए चाहिए होता है। माल्थस ने शुरू में ही आपने देखा पूर्व धारणा में कहा कि मनुष्य जो है भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता, जो सही भी है। तो ये कैसे बढ़ता है, देखिए आज आपके देश में 1 क्विंटल अनाज होता है, कल कितना अनाज होगा, 2 क्विंटल, फिर कितना होगा, 3 क्विंटल। अब देखिए समस्या क्या आ रही है, जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, 2 से सीधे 4 हो गई, 4 से 8 हो गई, पर यहां पर खाद्यान्न कैसे बढ़ा, 3 का 4 ही क्विंटल हुआ, 4 का 5 ही क्विंटल हुआ। तो देखिए क्या है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए समझने के लिए कि एक व्यक्ति को 1 क्विंटल अनाज की आवश्यकता है जीवित रहने के लिए। तो पहले दिन तो सब कुछ आपको सही दिख रहा है, पहले दिन एक व्यक्ति है, 1 क्विंटल अनाज है। दूसरे दिन भी सब कुछ सही है, 2 व्यक्ति है तो 2 क्विंटल अनाज है। लेकिन तीसरे दिन से आप देख रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है, यानी 4 व्यक्ति हैं और अनाज केवल कितना है, 3 क्विंटल। तो चलिए कुछ मिल बांट के गुजारा कर लेंगे, कैसे भी करके काम चल जाएगा। पर फिर क्या हुआ, अनाज कितना रह गया, आधा। 8 व्यक्ति हो गए, अनाज कितना रह गया, 4 क्विंटल। सबको 1-1 क्विंटल चाहिए है, तो यानी हर किसी को कितना मिल पा रहा है, आधा ही क्विंटल मिल पाएगा, क्योंकि 4 क्विंटल टोटल है तो उसी में बांटना पड़ेगा। तो अब यानी कि जितना चाहिए उसका आधा रह गया। इसके बाद देखिए क्या हुआ, 16 व्यक्ति हो गए, 5 क्विंटल ही अनाज रह गया। यानी कि खाने का जो सामान है जनसंख्या की तुलना में तेजी से कम हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, खाद्यान्न और जनसंख्या के मध्य असंतुलन आ गया, जनसंख्या ज्यादा है, खाद्यान्न कम है। इसको आप इस फिगर से दिखाकर आइए एग्जामिनेशन में। क्या आप बताएंगे कि डेमोग्राफिक ग्रोथ गुणक अनुपात में होती है, ज्यामितीय दर से होती है। तो क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि जो जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ गई। रिसोर्स ग्रोथ यानी कि खाद्यान्न कह लीजिए, खाद्यान्न की जो ग्रोथ है वो धीमे होती है, अंकगणितीय अनुपात में होती है। तो ये कहां तक पहुंची, केवल यहां तक पहुंची। खाद्यान्न केवल यहां पर है, जनसंख्या कहां पर है, यहां पर है। तो दोनों के बीच में एक कमी, डेफिसिट का मतलब होता है कमी दिखाई दे रही है। जनसंख्या और आवश्यक खाद्यान्न के बीच में एक कमी दिखाई दे रही है। यही वो असंतुलन है जिसकी बात माल्थस कर रहे हैं। तो अब देखिए माल्थस, जाहिर सी बात है कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होगा। तो इसका समाधान क्या है, माल्थस कहते हैं 2 तरह के समाधान होते हैं। एक जो मनुष्य के हाथ में है, मनुष्य कर सकता है, और दूसरा जब मनुष्य विफल हो जाएगा तो प्रकृति जो एक व्यवस्था बनाती है। क्योंकि ये पूरी देखिए जो हमारी विश्व की संरचना है वो प्राकृतिक है।
तो माल्थस ने कहा कि प्रकृति फिर संतुलन स्थापित करेगी। कैसे? एक तो कृत्रिम तरीके हो गए, जिसको आप कह सकते हैं नैतिक उपाय, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। जो आपने भारत में एक समय तक देखा था कि बहुत सारे पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। बहुत सारे लोग अगर अविवाहित रहे तो जाहिर सी बात है जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। देर से विवाह करें, मान लीजिए कि पहले भारत में जो एवरेज विवाह हो जाता था वो 15 साल में होता था, उसको बढ़ा के सरकार ने कर दिया 21 साल पुरुष के लिए, 18 साल महिला के लिए। तो इससे क्या हुआ, जो जनसंख्या वृद्धि की दर थी वो थोड़ी कम हुई। इसके साथ ही युवक युवतियां जो हैं संयमित वैवाहिक जीवन जिए, यानी कि ज्यादा बच्चों को जन्म ना दें। तो ये कुछ माल्थस ने तरीके बताए कृत्रिम, जिससे जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। अब देखिए माल्थस ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि खाद्यान्न उत्पादन करिए। हम लोगों ने पहले ही देखा कि माल्थस क्या कह चुके हैं कि प्रोडक्शन डिके प्रिंसिपल लागू होता है कृषि के ऊपर, यानी कि खाद्यान्न को आप कुछ भी कर लें, एक सीमा से ज्यादा इसका उत्पादन नहीं कर सकते। तो जब इसका एक सीमा से ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है दूसरा तरीका यही बचता है कि आप जो जनसंख्या है उसको किसी तरह से कम करें। अब मानिए हम फेल हो गए, यानी कि ये जो कृत्रिम तरीके हैं इससे हम जनसंख्या को रोक नहीं पाए बढ़ने से। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकृति अपना काम करेगी। कैसे काम करेगी? जनसंख्या को कम करने के लिए युद्ध होने लगेंगे, अकाल पड़ने लगेगा, कुपोषण की समस्या होगी। देखिए कुपोषण होगा, ज्यादा बच्चों की मृत्यु होगी, ज्यादा महिलाएं जो हैं वो कमजोर होंगी, तो वो अपने बच्चों को वो कह लीजिए कि स्वस्थ रूप से जन्म नहीं दे पाएंगी, बच्चों की मृत्यु होने लगेगी। इस तरह से बहुत सारी तूफान आने लगेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी प्राकृतिक समस्याएं जो हैं वो मिल करके जनसंख्या को कम कर देंगी। बस यही पूरे माल्थस के सिद्धांत का सार है। देखिए मान लीजिए एक जगह पर जो मेज है उस पर 5 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं, लोग आ जाते हैं 11, तो बाकियों को क्या होगा, खड़े रहना पड़ेगा। 6 लोग खड़े रह जाएंगे क्योंकि 5 ही लोग बैठ सकते हैं। इसी चीज को माल्थस ने हमारी प्रकृति के ऊपर लागू किया। इन्होंने कहा कि जो प्रकृति की मेज है वो सीमित अतिथियों के लिए है, यानी कि केवल कुछ ही जनसंख्या ऐसी है जिसका भरण पोषण प्रकृति कर सकती है। अगर जो बिना बुलाए मेहमान होंगे, यानी कि जो अतिरिक्त जनसंख्या होगी, उसको अवश्य भूखा मरना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग जो थ्योरेटिकल पार्ट है सिद्धांत का उसको ध्यान से देख लेते हैं, जिससे आप मेंस में अच्छी आंसर राइटिंग कर पाए। तो देखिए माल्थस ने सबसे पहले है क्या समझाया हमें। माल्थस ने बताया कि जो जनसंख्या वृद्धि है और जो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि है उसके बीच क्या संबंध होता है। तो माल्थस क्या कहते हैं कि किसी देश में कितनी जनसंख्या हो सकती है ये डिपेंड करता है वहां पर जीवन निर्वाह के साधन कितने हैं। तो ये एक देश है, दूसरा देश ये है, तीसरा देश ये है। मान लीजिए यहाँ पर फिशेस भी अवेलेबल हैं, यहाँ पर जो पशु हैं वो भी अवेलेबल हैं, उनका भी उपयोग लोग कर सकते हैं अपना पेट भरने के लिए, और कृषि संसाधन भी है। तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए ये भारत देश है तो यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या निवास कर सकती है। इसकी तुलना नेपाल या पाकिस्तान से करें तो इनके पास क्योंकि कम जीवन निर्वाह के साधन है तो इसीलिए यहाँ पर कम जनसंख्या निवास कर सकती है। इस चीज को माल्थस ने कहा कि किसी देश में जितने जीवन निर्वाह के साधन होंगे उसी हिसाब से वहां पर जनसंख्या हो सकती है। फिर वही सामान्य बात है कि जनसंख्या वृद्धि की दर कैसे होती है, गुणक अनुपात में होती है। और खाद्य सामग्री में वृद्धि कैसे होती है, अंकगणितीय अनुपात में होती है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से। और देखिए एक चीज समझ लीजिए कि क्यों खाद्य सामग्री में वृद्धि इस तरह से होती है, क्योंकि यहाँ पर उत्पत्ति ह्रास नियम जो है वो काम करता है, यानी कि प्रोडक्शन डिके प्रिंसिपल। क्या है प्रोडक्शन डिके प्रिंसिपल? जमीन तो उतनी ही है, तो अगर आप बहुत ज्यादा बीज, बहुत ज्यादा खाद, बहुत ज्यादा कीटनाशक का भी उपयोग कर लेते हैं तो भी जो फसल का उत्पादन है वो एक सीमा तक बढ़ने के बाद फिर उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, उसमें कमी आने लगेगी। तो इसीलिए जो खाद्य सामग्री है कभी भी उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है जितनी तेजी से जनसंख्या। अब क्या है, जब जनसंख्या जब ज्यामितीय दर से बढ़ेगी, खाद्य सामग्री जो है अंकगणितीय दर से बढ़ेगी, तो दोनों के बीच में असंतुलन हो जाएगा। जब असंतुलन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर वही चीजें आएंगी कि आप या तो जनसंख्या नियंत्रण करिए या फिर प्रकृति जो है अपने तरीके से जनसंख्या नियंत्रण करेगी। तो माल्थस का मानना था कि जनसंख्या तथा खाद्य सामग्री की वृद्धि दर भिन्न होने के कारण खाद्य सामग्री की अपेक्षा जनसंख्या अधिक हो जाएगी, जिससे विभिन्न समस्याएं अस्तित्व में आएंगी। देखिए जाहिर सी बात है जनसंख्या ज्यादा है
और खाद्य सामग्री कम है, तो पहले तो लोग ही आपस में लड़ने लगेंगे उस खाद्य सामग्री के लिए। फिर जो है माल्थस के जो अन्य विचार हैं कि भूकंप है, सुनामी है, इस तरह की घटनाएं भी होने लगेंगी। इस संदर्भ में माल्थस का कहना था वही बात जो अभी मैंने आपको बताई है कि प्रकृति की मेज कुछ ही अतिथियों के लिए है और जो एक्स्ट्रा लोग होंगे उनको फिर भूखा मरना पड़ेगा। तो माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के दो सुझाव दिए। एक तो कृत्रिम सुझाव हो गए, जैसे कि नैतिक उपाय हो गए, ब्रह्मचर्य का पालन है, देर से विवाह करना है, और कुछ फिर प्राकृतिक या नैसर्गिक विरोध हो अवरोध हो गए। अगर पहले तरीके फेल हो जाते हैं, नैतिक उपाय फेल हो जाते हैं, तो फिर महामारी है, युद्ध है, अकाल, भूकंप, बाढ़, भूखमरी, कुपोषण, या फिर जो कठोर परिश्रम है। अब देखिए खाद्यान्न कम है तो उसके लिए आपको बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये मिलकर के जनसंख्या में कमी ला देंगी। अब देखिए यहां तक हम लोगों ने क्या समझ लिया, पहली चीज समझ ली कि जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, गुणक अनुपात में ज्यामितीय दर से और अंकगणितीय दर से हमारा खाद्य उत्पादन बढ़ता है, दोनों के बीच में एक असंतुलन आ जाता है। असंतुलन आ जाने की वजह से जो जनसंख्या है उसको कम करने के लिए प्रकृति काम करने लगती है, यानी जो भूकंप है, बाढ़ है, इस तरह की समस्याएं आती हैं। अगर आप चाहते हैं ये सारी चीजें ना हो तो मनुष्य अपनी समझदारी से नैतिक उपाय करके, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, देर से विवाह करना, कम बच्चों को जन्म देना, इन सभी उपायों का पालन करके मनुष्य को अपनी जनसंख्या कम करना होगी। तो देखिए माल्थस क्या कहते हैं, इस बात को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि माल्थस का क्या ओपिनियन है। क्योंकि आफ्टर ऑल आप माल्थस का ही सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो मैं पढ़ता जाऊंगा, आप बस ध्यान से सुनते जाएं। देश की जनसंख्या और जीवन निर्वाह के साधनों की पूर्ति में संतुलन आवश्यक है, यानी कि जितनी जनसंख्या है उतने ही जीवन निर्वाह के साधन भी होना चाहिए। जीवन निर्वाह के साधनों के अनुरूप जनसंख्या को नियंत्रित करने के संबंध में माल्थस का मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रकृति द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के परिणाम बहुत विभत्स और भयानक होते हैं। देखिए भूकंप आता है, कितना विभत्स होता है। तो माल्थस कह रहे हैं अगर प्रकृति काम करती है तो फिर वो बहुत ज्यादा विभत्स तरीके से करती है। विभत्स का मतलब क्या होता है, बहुत भयानक तरीके से। अतः जनसंख्या वृद्धि के संबंध में मनुष्य को स्वयं पर्याप्त सजगता के साथ कार्य करना चाहिए, यानी स्वयं से मनुष्य को जो है सजग होकर के जनसंख्या को कम करना चाहिए। ये माल्थस सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि अगर प्रकृति इस काम को करेगी तो वो बहुत विभत्स तरीके से करेगी। माल्थस का विचार है यदि मनुष्य ने प्रतिबंधक रोग के द्वारा जन्म दर को कम करके संतुलन प्राप्त नहीं किया, अगर मनुष्य जन्म दर को कम करके संतुलन स्थापित नहीं करता है तो फिर प्रकृति जो है नैसर्गिक रोग के द्वारा मृत्यु दर को बढ़ाकर संतुलन स्थापित करेगी। मनुष्य के हाथ में क्या है, जन्म दर को कम कर लेना। और फिर प्रकृति, अगर मनुष्य जन्म दर को कम नहीं करता है, जन्म दर बढ़ती जाती है, तो फिर प्रकृति दूसरा तरीका अपनाती है, मृत्यु दर को भी बढ़ा देती है। यानी जब जन्म दर जो है वो कम रह जाएगी और मृत्यु दर ऊपर निकल जाएगी तो जाहिर सी बात है जनसंख्या कम होने लगेगी। तो अब देखिए माल्थस के ऊपर किन चीजों का प्रभाव था। मान लीजिए अगर मैं आपसे कुछ कहता हूं, मान लीजिए मैं कहता हूं कि भारत में रहना आसान है, तो अगर मैं ये कह रहा हूं तो इसमें मेरे ऊपर कुछ चीजों का प्रभाव होगा। वर्तमान में जो आर्थिक व्यवस्था है भारत की, वर्तमान में भारत में जो महंगाई की सीमा है, उन सभी की वजह से मैं ये चीज कह पा रहा हूँगा। जो शांति की अवस्था है, तो वैसे ही जब माल्थस अपना सिद्धांत दे रहे हैं तो उसके पीछे जाहिर सी बात है कुछ परिस्थितियां रही होंगी। तो पहली चीज जनसंख्या की वृद्धि। देखिए इंग्लैंड में जब धीरे धीरे एक तो क्लाइमेट भी गर्म हुई थी, जो शीतलता है वो कम हुई थी, इसके साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिक क्रांति हुआ था। इस सब की वजह से इंग्लैंड में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई, भरण पोषण की समस्या सामने आने लगी। तो माल्थस को ये विचार आया कि अगर ये जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती गई तो फिर प्रकृति इसको नियंत्रित करेगी। तो औद्योगिक क्रांति इसका एक हो गया कारण। और देखिए जो माल्थस है वो पूंजीवादी है। जो लोग नेट वगैरह की तैयारी करते हैं वो ध्यान रखें, माल्थस पूंजीवाद में विश्वास करता है। तो जो पूंजीवादी लोगों का उस समय का मत था, जो सरकार का मत था, कहीं ना कहीं उससे भी माल्थस प्रभावित थे। पूंजीवादी मतलब कैपिटलिस्ट है माल्थस। माल्थस मानते हैं कि जो उत्पादन के तरीके हैं उसके ऊपर जो निजी लोग हैं उनका अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। अब देखिए आलोचना देख लेते हैं सिद्धांत की। पूरा सिद्धांत समझने के बाद
तो पहली चीज जो माल्थस ने कही थी कि जीवन स्तर और जनसंख्या में सीधा संबंध होता है, ये कभी भी सिद्ध नहीं हो पाया। इसके साथ ही खाद्य सामग्री और जनसंख्या वृद्धि का अनुपात सही नहीं है। जो माल्थस ने कहा कि जनसंख्या 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ती है और खाद्य सामग्री 1, 2, 3, 4 के अनुपात में बढ़ती है, ये अनुपात सही नहीं पाया गया। जनसंख्या का संबंध केवल खाद्य सामग्री के उत्पादन से नहीं है। जरूरी नहीं है अगर खाद्य सामग्री ज्यादा है तो किसी देश में जनसंख्या ज्यादा भी हो। कैसे? एजुकेशन का लेवल ज्यादा हो जाता है। आज विश्व में बहुत से देश हैं जहां खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है, फिर भी जनसंख्या कम होती जा रही है। सरकारों को प्रोत्साहन देना पड़ रहा है कि लोग बच्चों को जन्म दें। क्यों? क्योंकि लोगों का सोशल जो स्टेटस है वो बदला, एजुकेशन का स्टेटस बदला, लोग करियर को प्राथमिकता देने लगे। इस वजह से कई बार कई देशों में तो ऐसा भी हुआ कि वहां पर विवाह को एक तरह का बंधन माना जाने लगा। तो इस वजह से क्या है, जनसंख्या कम होती जा रही है, जबकि खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में है। मनुष्य में काम वासना भी यथास्थिर नहीं रहती है। इसके ऊपर देखिए मौसम का भी प्रभाव पड़ता है। अच्छा, प्राकृतिक चीजों को छोड़ दें तो जो गरीबी अमीरी है इसका भी प्रभाव पड़ता है। आपके पास इंटरटेनमेंट के कितने साधन है इसका भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि ऐसी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसका प्रभाव मनुष्य की काम वासना की स्थिति पे पड़ता है। काम वासना और संतानोपत्ति में प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये बात अब बहुत ज्यादा कह लीजिए कि प्रासंगिक नहीं रही है कि काम वासना जितनी होगी उतनी ही संतानोपत्ति होगी, क्योंकि बहुत सारे साधन हो गए हैं, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां हो गई हैं। इसके साथ ही बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिसके मदद से लोग कम बच्चों को जन्म देने में सफल होते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि अगर मनुष्य में काम वासना ज्यादा है तो ज्यादा ही बच्चों को जन्म देगा। इतिहास ने माल्थस के सिद्धांत को असत्य सिद्ध कर दिया। यानी उस तरह से कहीं विश्व में नहीं देखा गया कि बहुत ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आ रही हैं। और जनसंख्या की वृद्धि जो है हमेशा हानिकारक नहीं होती है। जैसे कि भारत में या चाइना में जो जनसंख्या वृद्धि हुई, इसका हम लोगों ने लाभ लिया। कैसे लाभ लिया? श्रम सस्ता हो गया। विश्व की जो अलग अलग कंपनियां हैं, वो भारत है, चीन है, इन देशों में मैन्युफैक्चरिंग करने लगी क्योंकि श्रम सस्ता था। इसकी वजह से देशों की इकोनॉमी तेजी से बढ़ी। इकोनॉमी बढ़ी तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, जीवन प्रत्याशा जैसी चीजें बढ़ने लगी। यानी उल्टा लोग लंबा जीने लगे। लोगों का जो जीवन काल है वो लंबा हो गया। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं वगैरह में हम सुधार कर पाए, एजुकेशन का स्तर हम सुधार पाए, लोगों को ज्यादा पोषक भोजन उपलब्ध करा पाए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ने ग्रो किया। तो ऐसा नहीं है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो हमेशा हानि ही होगी। और प्राकृतिक विपत्ति जनसंख्या को कम करने के लिए आती है, इसका आज तक कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला। भूकंप कहीं पे भी आ सकता है क्योंकि वो प्लेट टेक्टोनिक के ऊपर डिपेंड करता है। जहां पर दो प्लेट्स आपस में टकराएंगी या दूर जाएंगी, वहां पर भूकंप आएगा, चाहे वहां जनसंख्या ज्यादा हो या कम हो। तो यानी प्राकृतिक विपत्ति जनसंख्या से सीधे तौर पर नहीं जुड़ी है। अब देखिए, माल्थस ने ठीक है अपना सिद्धांत दिया, उसकी आलोचना भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि माल्थस के सिद्धांत की कोई उपयोगिता ही नहीं है। क्या उपयोगिताएं हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विभिन्न आधारों पर आलोचना की जाती है, लेकिन इसके बाद भी जनसंख्या की समस्या की सबसे पहले कार्य कारण के आधार पर वैज्ञानिक रीति से व्याख्या करने वाले माल्थस ही थे। यानी माल्थस ने जनसंख्या की सबसे पहले वैज्ञानिक व्याख्या की। माल्थस ने विश्व को यह भी समझाया कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इसके क्या परिणाम आ सकते हैं, और इससे कहीं ना कहीं जो विश्व के अलग अलग देश हैं वो प्रेरित हुए अपनी जनसंख्या को कम करने के लिए। और आज भी बहुत से विकसित अविकसित देश जो हैं अपने देश की जन्म दर को कम करने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि माल्थस ने कहा था आप जन्म दर को ही नियंत्रित कर सकते हैं, और अगर इसे नहीं नियंत्रित कर पाए, जन्म दर बढ़ती रही तो मृत्यु दर को प्रकृति तेजी से बढ़ाएगी, जिससे कि जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी उसमें कमी आने लगे। तो ये फ्रेंड्स आपका माल्थस का कंप्लीट सिद्धांत हो गया। अब अगली क्लास में हम लोग जो कार्ल मार्क्स का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत है उसको डिस्कस करेंगे।